देखिए, आपका अगला जो हमें पढ़ना है आपका ये अतिक्रमणी की बेदखली। तो हम बताए थे आपका कि अतिक्रमणी की बेदखली। तो पहले तो आपको ये जानना है कि अतिक्रमणी होता कौन है। तो अतिक्रमणी वह व्यक्ति होता है जो अवैध तरीके से या तो आपका कह सकते हैं कि किसी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, या आपका पहले से कब्जा उसका था लेकिन बाद में उसका कब्जा अवैध हो गया, तो ऐसी दशा में उसे ट्रेसपासर या अतिक्रमणी कहेंगे। और यानी कि अतिक्रमणी आपका हमने बताया था कि दो प्रकार का होता है। एक प्रारंभिक यानी कि शुरुआती दौर से ही, और एक पश्चातवर्ती। आरंभिक यानी कि वह कब्जा तो जमाता है किसी जमीन पर, लेकिन शुरू से ही उसका कब्जा अवैध होता है। और पश्चातवर्ती का मतलब कि शुरुआती दौर में कब्जा वैध था लेकिन बाद में अवैध हो गया। एक उदाहरण मैं आपका बताया था पट्टा वाला, कि कृषि भूमि का पट्टा 2 साल के लिए दिया गया था, 2 साल समाप्त हो गया, फिर भी पट्टेदार कब्जा जमीन पर बनाया है, तो ऐसी कंडीशन में उसे प्रारंभिक अतिक्रमणी नहीं, माने अतिचारी नहीं, बल्कि कौन सा अतिचारी कहेंगे हम, पश्चातवर्ती। क्योंकि शुरुआती दौर में उसका कब्जा क्या था, वैध, और बाद में आपका उसका कब्जा क्या हो गया, अवैध। अब ये है कि ऐसे लोगों से जमीन खाली करानी है, यानी कि कब्जा पुनः प्राप्त करना है। तो मैं तमाम चीज़ें कोरिलेट करके बताया था कि जो कब्जे का विवाद होता है आपका तमाम जगहों से गवर्न होता है। इसमें आपका जो बताया गया था, कहाँ गया भाई, वह आपका एक तो हमने आपका आईपीसी हमने बताया था कि आईपीसी में क्या प्रावधान है। तो आईपीसी में तमाम अपराध ऐसे हैं जो आपका कह सकते हैं कि कब्जे से ही रिलेटेड हैं। आपका जैसे चोरी का अपराध। फिर अतिचारी के बारे में हमने आपको बताया था, आईपीसी की धारा 441 से लेकर 462 तक। फिर सीआरपीसी में अगर कब्जे का विवाद है आपका जल या थल के कब्जे या उपभोग या सीमा का, तो 145 से लेकर 148 का हम करेगी, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। फिर आपका कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में भी प्रावधान है। आपका धारा 5, 6 अचल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति, और अचल के लिए आपका 7, 8। कब्जे की प्राप्ति के लिए आप कहाँ किस न्यायालय में मुकदमा करेंगे, किस स्थान के, ये सीपीसी की धारा 16 बताएगी। कब्जे की डिक्री आदेश 20 बताएगा इत्यादि। तो अब किसकी किसकी ज़मीन पर आपका अत्याचार किया जा सकता है, और उसकी ज़मीन पर अगर अत्याचार किया गया है तो कैसे मुकदमा लाया जाएगा, यही आपको जानना है। एक आपका जो अत्याचार हो सकता है वह भूमिधर की ज़मीन पर हो सकता है, तो भूमिधर मुकदमा लाए। फिर दूसरा जो हो सकता है वह आपका अत्याचार ग्राम पंचायत की भूमि पर हो सकता है, मतलब कि गांव पंचायत की भूमि पर, तो गांव पंचायत लाए मुकदमा। और तीसरा आपका सरकारी पट्टेदार की भूमि पर हो सकता है, तो कौन लाए मुकदमा, सरकारी पट्टेदार इत्यादि। अब इसी को एक एक करके चलना है आपका अतिचारी। अब आइए आपका एक एक करके देखा जाए। भूमिधर या आसामी के अगर जमीन पर
किसी ने अत्याचार करके कब्जा कर लिया है, तो ऐसे अत्याचारी को बेदखल करने के लिए, यानी कि उसको बाहर करके कब्जा पुनः प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 134 में प्रावधान है। अब 134 निकाल लीजिए बेहरेक से, तब आपका और चीज़ें देखी जाए। डायरेक्ट आपका सेक्शन अब आ जाइए। देखिए आपका क्या कहा गया है धारा 134 में, बिना हक के भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली, यानी कि कोई व्यक्ति है जो भूमि पर कब्जे का अधिकार नहीं रखता, कब्जा कर लिया है, तो ऐसी दशा में उसको कब्जे से बेदखल किया जाता है। तो कौन सी धारा लागू होगी? 134 आपका, यानी कि 134 में आपका क्या क्या प्रावधान है, आपका क्या नहीं है। देखिए आपका भाई एक एक करके, जहाँ कोई व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुरूपता से अन्यथा या ऐसी भूमिधर या आसामी की सहमत के बिना किसी भूमिधर या आसामी के जोत के अंशभूत किसी भूमि का कब्जा लेता है या रखता है, तो ऐसा व्यक्ति संबंधित भूमिधर या आसामी के वाद पर बेदखली का दायी होगा और विहित दरों पर नुकसानी का भुगतान करने का भी दायी होगा। दूसरा खंड है कि उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी भूमि से संबंधित प्रत्येक वाद हेतु राज्य सरकार ग्राम सभा को आवश्यक पक्षकार के रूप में अभियोजित किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आपका कि अगर आपका किसी व्यक्ति ने किसी भूमिधर या आसामी की कृषि भूमि पर कब अवैध रूप से, या तो कह सकते हैं कि वह कब्जा जमा लिया है या कब्जा रखता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कब्जा विधि के अनुसार वैध है, कानूनन सही है, तब ये धारा लागू नहीं होगी। दूसरा ये हुआ कि अगर कब्जा भूमिधर की या आसामी की सहमत से किया गया है, तब भी धारा 134 लागू नहीं होगी। तीसरा नियम यह है कि कब्जा कर लिया है या कब्जा रखता है, ये भी व्याख्या करना है। कर लिया है मतलब कि प्रारंभिक अतिचारी, और कब्जा रखता है का मतलब ये हुआ कि जब वह कब्जा किया था कानूनन उसका कब्जा वैध था, लेकिन बाद में उसका कब्जा क्या हो गया? अवैध। देखिए कब्जा कर लिया है मतलब कि शुरू से ही वह अवैध कब्जेधारी था। कब्जा रखता है इसका मतलब ये हुआ कि पहले सही था, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ कारणों से उसका कब्जा अवैध हो गया। बाद वाला ही फिर एक बार हम उदाहरण दे रहे हैं। बाद वाला जो उदाहरण सबसे अच्छा पट्टा देख सकते हैं कि ए ने अपनी कृषि भूमि बी को 5 साल के लिए पट्टे पर दी, तो 5 साल तक कब्जा सही था, वैध था। 5 साल बाद भी पट्टेदार कब्जा नहीं छोड़ रहा है, तो इसका मतलब कि उसका कब्जा आपका अब अवैध है। तो शुरुआती दौर में उसका कब्जा क्या था? वैध, लेकिन बाद में क्या हो गया? अवैध। अगला देखिए, अब ये अगला ये है कि या तो पूरी जमीन पर ऐसे व्यक्ति ने कब्जा किया हो या आपका उसके कुछ हिस्से पर किया हो, तब भी ये आपका धारा अप्लाई होगी। कब्जे के साथ साथ
नुकसानी की मांग की जा सकती है कि नहीं, उचित दरों पर की जा सकती है। इसके बाद आपका जो इसमें मुख्य रूप से पढ़ना है कि जब बेदखली का वाद लाया जाएगा तो समय देखना है। समय के लिए, क्योंकि अगर आपका जो समय होता है आपका, आप इशारे की धारा, दो धाराएं पहले कवर करिए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की। अगर कोई व्यक्ति कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए हक या स्वामित्व के आधार पर मुकदमा लाता है तो धारा 5 बताती है कि 12 साल मौका है, और धारा 6 अगर कब्जे के आधार पर लाता है तो 6 माह। तो यहाँ जो कृषि भूमि का मालिक है, आसामी या आपका कह सकते हैं भूमिधर है, तो यहाँ जो वाद लाने की समय सीमा होगी वह 12 वर्ष होगी। यानी कि जो कृषक हैं वह जबरदस्ती जो व्यक्ति कब्जा उसकी ज़मीन पर जमाया है, कब उस कब्जे से उसे बाहर करने के लिए अगले कितने वर्ष के अंदर आपका मुकदमा ला सकता है, 12 वर्ष समय सीमा। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका वह ये है कि आपका जब भी ऐसा आसामी या भूमिधर बेदखली का वाद लाए तो जिस व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा बनाया है मैंने किया है उसको तो वह पक्षकार बनाएगा ही, दो और लोगों को पक्षकार बनाना आवश्यक है। तो किसको किसको बनाएगा, ग्राम सभा को, और दूसरा किसको, राज्य सरकार। अब बताइए, अब पक्षकार में आ जाइए, क्या राज्य सरकार आपका और ग्राम सभा उचित पक्षकार होगी कि आवश्यक पक्षकार? तो बेयर एक्ट में क्या लिखा है, आवश्यक। आवश्यक पक्षकार वह होता है जिसके बिना मुकदमा संचालित करना मुश्किल है, आपका रिलीफ जो मांगी गई है वह प्रदान ही नहीं की जाती। आवश्यक पक्षकार इसलिए राज्य सरकार को बनाया जाता है क्योंकि जब आपके पक्ष में डिक्री पारित हो जाएगी तो आप राज्य सरकार के ही माध्यम से उस डिक्री को क्या कराएंगे, लागू। अतः नियम यह है कि जिसने कब्जा किया है उसको भी पक्षकार बनाइए, प्रतिवादी, फिर ग्राम सभा को बनाइए, और राज्य सरकार, वैकल्पिक नहीं है, राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाना ऐसी कंडीशन में क्या है, अनिवार्य। इस प्रकार आपका ये जो कब्जे के बारे में प्रावधान है वह समाप्त हुआ। अब आ जाइए धारा 136 निकाल लीजिए। 135 निर्देशित है, ग्राम पंचायत की भूमि से अतिचारी की बेदखली। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने, ज़्यादातर यही होता भी है, अगर किसी व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और उसको ग्राम पंचायत की ज़मीन से बेदखल करना है, तो 3-4 आपका इसमें पॉइंट है कि मुकदमा कौन लाएगा, आपका ये समस्या है। और आपका कह सकते हैं कि मुकदमा लाया जाएगा तो क्या प्रक्रिया होगी, किसको प्रतिवादी बनाया जाएगा, इस बारे में जो प्रावधान है वह आपका कह सकते हैं कि धारा 136 में है। देखिए 136, ग्राम पंचायत यानी कि जो गांव सभा की ज़मीन है, आपका गांव में बहुत ये विवाद होता है। ग्राम पंचायत की भूमि से अतिचारी की बेदखली, पहला खंड देखिए, इस संहिता के अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के आवेदन पर उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी भूमि का कब्जा
लेने या रखने वाले व्यक्ति को बेदखल कर सकता है यदि ऐसा कब्जा इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में हो या ऐसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण की सहमति के बिना हो और विहित दरों पर नुकसान भुगतान करने का दायी होगा। अब ये जो बेयर एक्ट है इसकी एक एक बातें आपका तोड़ना है कि अगर ग्राम पंचायत की भूमि पर किसी ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है तो पहला नियम आया कि कौन प्राधिकारी सक्षम है कि ऐसे कब्जेदार को बेदखल कर दे। जिसने अवैध रूप से कब्जा किया है तो उप जिलाधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम, एसडीएम कहा जाता है। अब दूसरा आया कि एसडीएम आपका माने कैसे उसको कब्जा करेंगे, सुमोटो से कि ग्राम पंचायत या अगर स्थानीय प्राधिकरण या लोकल अथॉरिटी की ज़मीन है, गांव में है तो लोकल अथॉरिटी आवेदन देगी, ग्राम सभा की ज़मीन है तो ग्राम पंचायत आवेदन देगी। स्वप्रेरणा इसलिए रखा गया कि यह देखने में आ रहा था कि ग्राम पंचायत के प्रधान की मिलीभगत से गांव के कुछ लोग ग्राम समाज की ज़मीनों पर कब्जा कर लेते थे और ग्राम माने प्रधान से साठगांठ करके और मुकदमा ग्राम पंचायत करती ही नहीं थी। तो अब ये आया कि उप जिलाधिकारी सुमोटो से यानी कि अपने ज्ञान पर, स्वयं के ज्ञान पर कोई गया नहीं है उनके यहाँ, उन्हें किसी प्रकार से जानकारी हो गई तो वह कार्यवाही करके और ग्राम पंचायत की जमीन से किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, बेकब्जा। सुमोटो या स्वप्रेरणा आपका जोड़ने का मतलब ही यहाँ यही है कि जो प्रधान जी हैं अगर वह साठगांठ किसी व्यक्ति से कर भी लेते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एडीएम साहब अपने मन से भी कार्यवाही कर सकते हैं। इसीलिए आपका सुमोटो से तमाम जगहों पर प्रावधान आपका किया गया है, एक जगह नहीं है। सुमोटो या स्वप्रेरणा से जैसे उच्चतम न्यायालय में भी देख सकते हैं कि अगर उच्चतम न्यायालय को लगता है कि कोई मामला पब्लिक इंटरेस्ट का है, लोकहित का है, तो भले कोई मुकदमा न करे, आपका सुमोटो से वह क्या ले सकता है, संज्ञान, अवगत हो सकता है। हाई कोर्ट को भी पावर है कि भले कोई व्यक्ति मुकदमा न करे, हाई कोर्ट अपने ज्ञान के आधार पर, किसी की सूचना के आधार पर किसी मामले से अवगत होकर उचित आदेश पारित कर सकता है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण प्रयागराज में कुछ दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी तो कोई मुकदमा नहीं किया, हाई कोर्ट ने इस बात का स्वतः संज्ञान लिया सुमोटो से और सरकार से तुरंत जवाब मांगा और कहा कि ये क्या मजाक बना रखे हो, और डांटा फटकारा। तब जाके जे दिन डांट पड़ी तो 12 बजे रात में क्या हुआ, उसके बाद इंटरनेट सेवा चालू हुई। नहीं तो प्रशासन की मंशा थी कि 2 दिन तक और क्या किया जाए, बंद रखा जाए, लेकिन डांटा हाई कोर्ट ने कि क्या तमाशा बना रखे हो आपका, क्योंकि जो इंटरनेट एक्सेस है ये जम्मू कश्मीर में आपका बहुत दिनों तक बंद रहा। तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हुई थी, उच्चतम न्यायालय ने ये माना कि इंटरनेट की सेवा पाना अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में क्या है, फंडामेंटल राइट। अब आगे देखिए आपका अगला देखिए भाई आपका, इसके बाद आपका देखा जाए ये माने हमने सुमोटो से एक और कोरिलेट करना है। सीआरपीसी की धारा 190 1C पर गौर करिएगा कि मजिस्ट्रेट सुमोटो से स्वप्रेरणा से किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है।
तो सुमोटो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, अब इसमें आगे बढ़ा जाए, यानी कि आपका माने कौन कार्यवाही करेगा, उप जिलाधिकारी ऐसी दशा में। दूसरा आपका स्वप्रेरणा से किया आवेदन पर, तो दोनों पर। आवेदन कौन दे सकता है, तो अगर ग्राम पंचायत ग्राम सभा की जमीन पर किसी ने कब्जा किया है, देखिए आपका फिर एक बार देखिए। अब ये अगर ग्राम सभा की ज़मीन पर किसी ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, उसको हटाना है माने बेदखल करना है, तो ग्राम पंचायत आवेदन देगी। और अगर कोई लोकल अथॉरिटी की ज़मीन है गांव में, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो वह लोकल अथॉरिटी क्या देगी, एप्लीकेशन। ये याद रखिए। इसके बाद आपका अगर ऐसा कब्जा कानूनन सही था, तब भाई आवेदन खारिज होगा। अगर ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण की सम्मत से रजामंदी से कब्जा किया गया है, तब कब्जा अवैध न मानकर क्या माना जाएगा, वैध। और अगर उप एसडीएम साहब देखते हैं कि इस व्यक्ति का कब्जा अवैध है, तो उसे कब्जे से हटाने यानी कि बेदखल करने का आदेश पारित करेंगे। और ऐसे व्यक्ति से ग्राम पंचायत को क्या दिलवा सकते हैं, नुकसानी। क्या दिलवा सकते हैं, नुकसानी दिलवा सकते हैं। यही आपका 136 के पहले पॉइंट में बताया गया। दूसरा देखिए, उपधारा 1 के उपबंध भूमि की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होंगे, यानी कि कौन कौन सी भूमियां हैं जिन पर अगर कब्जा कर लिया गया है तो ये धारा अप्लाई होगी। उन भूमियों का वर्णन किया गया है। तो पहला, इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या न्यस्त समझी गई कोई भूमि। इसका मतलब कि जो भूमियां ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को या तो सौंप दी गई हैं या उसको देख रेख के लिए दी गई हैं, और तो उन भूमियों से बेकब्जा करने के लिए 136 क्या होगी, अप्लाई। दूसरा है, कोई भूमि जिस पर ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण इस संहिता के उपबंधों के अधीन कब्जा कर लेने का हकदार हो और उस भूमि पर किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, तब भी ये धारा लागू होगी। तीसरा, कोई भूमि जो ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण की हो या के स्वामित्व में हो या धारित की गई हो, उस पर कब्जा आसामी धारा 77 के खंड घ अंग में विनिर्दिष्ट भूमि धारण कर रहा था और ऐसी भूमि में फसलों की पैदावार असंभव हो गई हो। और अंतिम, आसामी को धारा 125 के खंड ख के अधीन भूमि दी गई थी और ग्राम पंचायत उसे लोक प्रयोजन के लिए उपयोग करना चाहती हैं, तो कहेंगे कि आसामी को अब क्या किया जाए, हटाया जाए और आसामी या किराएदार से भूमि क्या किया जाए, हमें दिलवाया जाए। क्यों दिलवाया जाए, क्योंकि अब हम इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे, लोक प्रयोजन के लिए। आपका तीसरा खंड देखिए, इस धारा के अधीन कोई व्यक्ति किसी भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक उसे कारण बताने का पर्याप्त अवसर न दे दिया गया हो। इसका मतलब कि आडि अल्ट्रम का पालन होगा, जो हम सुबह बताए थे डिटेल में आपका प्रशासनिक विधि में। और वह जो सिद्धांत बताए थे वह था जो नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय का, कि दूसरे पक्षकार को भी क्या करो, सुनो। तो जिस व्यक्ति ने कब्जा जबरदस्ती किया है
बेदखल करने के पहले क्या उसकी बातों को सुना जाना आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक है। सो काज नोटिस जारी होगी, वह अपना कह सकते हैं कि आपका जवाब लगाएगा, सुनवाई की जाएगी और तब बेदखली का आदेश पारित किया जा सकता है। क्योंकि वह ये कह सकता है कि हम ग्राम पंचायत की सहमत से काबिज हैं, हम अथॉरिटी की सहमत से काबिज हैं, हमें कानूनन इस पर हक है। ये भी कह सकता है, ये भी कह सकता है कि 12 साल से अधिक हो गया, ग्राम पंचायत क्या सो रही थी तो हम कब्जे के आधार पर इस जमीन का असंक्रमणीय अधिकार वाला क्या बन गए हैं, भूमिधर। अपने अपने तर्क उठाए जाएंगे, वो अलग बात है। अगला देखिए, चौथा खंड। इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को बेदखल करते समय उप जिलाधिकारी यथा आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है या करवा सकता है। यानी कि नहीं कब्जा छोड़ता तो क्या किया जाएगा, बल का प्रयोग किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अब आइए आपका जो इसमें देखना है, एक आपका और देखना है, और वह जो आपका देखना है आपका सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि पर अत्याचार। देखिए, पहला भूमिधर और आसामी बताया गया, दूसरा प्रावधान आपका ग्राम सभा और प्राधिकरण बताया गया, तीसरा किसकी जमीन पर आप माने कोई व्यक्ति ये कर सकता है जबरदस्ती कब्जा, सरकारी पट्टेदार। सरकारी पट्टेदार का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति को कृषि भूमि दी गई है, सरकार ने दी है लीज या पट्टे पर। तो 151 आ जाइए। देखिए भाई, सरकारी पट्टेदार द्वारा आधारित भूमि पर अत्याचार। तो यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पट्टेदार पर उठाई गई किसी भूमि पर पट्टे के निबंधनों और शर्तों से भिन्न प्रकार से और ऐसे पट्टेदार की सहमत के बिना कब्जा कर लेता है या उसे बनाए रखता है, तो ऐसा व्यक्ति संबंध सरकारी पट्टेदार के वाद पर बेदखल किया जा सकेगा। और ऐसा पट्टेदार क्या मांग सकेगा, क्षतिपूर्ति। यानी कि अगर ए ने बी को अपनी जमीन पट्टे पर दी और जो जमीन बी को पट्टे पर दी गई है, उस जमीन पर अवैध रूप से किसी अन्य व्यक्ति ने क्या कर लिया है, कब्जा, और वह कब्जा पट्टेदार की सहमत के बिना किया गया है, तो पट्टेदार यानी कि जिस व्यक्ति को लीज पर जमीन दी गई थी वह मुकदमा ला सकता है, और मुकदमा लाकर ऐसे अत्याचारी को क्या करा सकता है, बेदखल, और क्या मांग कर सकता है, मुआवजा की, नुकसानी दिलवा जाए और इसको क्या किया जाए, बेदखल किया जाए। दूसरा है कि उपधारा 1 के अधीन दायर किसी भी वाद में राज्य सरकार को पक्षकार बनाया जाएगा, किंतु ग्राम पंचायत पक्षकार नहीं होगी। अब देखिए, थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है। अंतर आपका ये आ रहा है कि अगर किसी भूमिधर या आसामी की जमीन पर किसी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और वह आपका मुकदमा लाता था, तो एक तो जिसने कब्जा किया है उसको पक्षकार बनाए, दूसरा ग्राम पंचायत को, और तीसरा राज्य सरकार को। लेकिन सरकारी पट्टेदार की जमीन पर अगर किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा किया है, तो ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया जाएगा, केवल 2 लोगों को बनाया जाएगा। एक तो जिसने अवैध रूप से क्या किया है, कब्जा, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। सरकारी पट्टेदार के मामले में किसको पक्षकार नहीं बनाया जाएगा, ग्राम पंचायत को। अगला देखिए आपका तीसरा खंड देखिए, यदि किसी सरकारी पट्टेदार द्वारा उपधारा 1 में निर्दिष्ट बेदखली के लिए वाद का संस्थापन या किसी ऐसे वाद में प्राप्त बेदखली की डिक्री का निष्पादन उसके लिए उपबंधित परिसीमा काल के भीतर न किया जाए, तो ऐसी अवधि के समाप्त पर
उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे। अर्थात सरकारी पट्टेदार को पट्टे पर उठाई गई भूमि पर कब्जा करने या कब्जा बनाए रखने वाले व्यक्ति को धारा 150 के अनुसार बेदखल किया जा सकेगा, और दूसरा, ऐसी भूमि पर सरकारी पट्टेदार का अधिकार, हक और हित समाप्त हो जाएगा और उसके पट्टे की अवधि भी क्या होगी, समाप्त। अब आइए देखा जाए आपका, देखिए आपका, चूंकि सरकार, अब ध्यान से समझिए है, अगर सरकार की जमीन थी, सरकार ने अपनी जमीन एक को पट्टे पर दी और एक तो सरकार पट्टा करता हो गई, और जिसको सरकार ने लीज पर दिया है, पट्टे पर दिया है, वह पट्टेदार हो गया। ये याद रखें। अगर ऐसी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो पट्टेदार मुकदमा लाए और मुकदमा लाकर बेकब्जा की माने ऐसे व्यक्ति को कब्जे से हटाया जाए और हमें क्या दिया जाए, नुकसान। अगर जो मुकदमा दायर करने का जो समय है, भाई स्वामित्व के आधार पर दायर करना है तो 12 साल, और आपका कब्जे के आधार पर दायर करना है तो 6 महीना, सरकार के विरुद्ध दायर करना है तो वह आपका 20 साल है। देखिए, सरकारी ज़मीन पर अगर कब्जा किए हैं तो आपका सरकार 20 साल के अंदर मुकदमा कर सकते हैं। थोड़ा समय बढ़ा है सरकार के लिए। तो अगर पट्टादार मुकदमा नहीं करता या उसके फेवर में डिक्री पारित कर दी गई, तो बताइए जो डिक्री पारित की जाती है उसका निष्पादन का टाइम कितने समय तक रहता है, 12 साल। यानी कि सीपीसी में जो डिक्री पारित की जाएगी, आज्ञापक व्यादेश की डिक्री के निष्पादन का समय 3 साल है, और इसके अलावा जो अन्य डिक्रियां रहेंगी उनके निष्पादन का काल कितना रहता है, 12 साल। को अर्थात जिस तारीख को डिक्री पारित की गई उसके अगले 12 साल के अंदर आप बेदखली का उस डिक्री को निष्पादन के लिए आवेदन दे सकते हैं, जिसे एग्जीक्यूशन या निष्पादन या इजरा कहा जाता है। कचहरी में जाएंगे तो निष्पादन लोग नहीं जानते, इजरा कराना है। इजरा का मतलब यह हुआ कि आप जीत गए हैं, उस जीत को लागू कराना है। यानी कि आप प्रधान बन गए हैं तो इजरा का मतलब जनता ने चुन लिया है, तो इजरा मतलब कि शपथ दिलवाना है। उसी प्रकार आप न्यायालय से जीत गए हैं तो उस जीत को क्या कराना है, डिक्री को लागू। यानी कि डिक्री में जो दी गई बातें हैं उसको धरातल पर उतारना है। तो आपका, तो ऐसी दशा में अगर पट्टादार ये सब नहीं करता, समय से मुकदमा नहीं करता, फिर आपका डिक्री जीत गया लेकिन निष्पादन के लिए आवेदन ही नहीं देता, तो इसका परिणाम ये होगा कि पट्टा समाप्त हो जाएगा। और अब सरकार अगर मुकदमा नहीं किया है तो सरकार मुकदमा करेगी, क्योंकि जमीन पट्टेदार की नहीं थी, मालिक कौन थी, सरकार ने एक तरह से किराए पर दिया है, और पट्टा इनका क्या हो जाएगा, अब समाप्त। और सब कुछ कौन जिम्मेदारी ले लेगी, सरकार। इस प्रकार आपका कह सकते हैं कि जो प्रावधान था
वह प्रावधान भी आपका समाप्त हो गया। यानी कि आपका जो ये प्रावधान था, ये प्रावधान अब समाप्त हो गया। इसके बाद आइए देखा जाए क्या बचा है, ये अब देखा जाए छांट छांट के एक दो दिन में इसको। देखिए अब क्या पूछ सकता है ये देख लें भाई। आपका लिखवाना भी है। राज्य सीमा चिन्ह, सीमा का विवाद आ सकता है, एक तो हो सकता है, देख ले रहे हैं भाई आपका। एक आपका जो आ सकता है, धारा 24 आ सकता है हमारे हिसाब से। सीमा संबंधी विवादों का निपटारा कैसे किया जाता है, सेक्शन 24। इसके बाद हम अध्याय 5 पढ़ा चुके हैं कल। एक एक करके छांट छांट के अब देखा जाए क्या क्या छूटा है शुरुआती दौर से। तो धारा 24 निकाल लीजिए, लिखवाया कल जाएगा, कल लेक्चर नहीं चलेगा। धारा 24 निकालिए। अब जो जो बातें छूटी हैं उन बातों को एक एक करके आपका देखा जाए। भाई पूरा पढ़ाना मैं बता दूं संभव नहीं है किसी भी हाल में, क्योंकि इतने कम समय में आपका। आइए देखा जाए आपका। ये हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि सीमा संबंधी विवादों का भू राजस्व संहिता के तहत कैसे निपटारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो सेक्शन 24 लिखेंगे। आपका जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 में सीमा संबंधी विवादों का निपटारे के बारे में प्रावधान किया गया है जो निम्नलिखित है। देखिए पहला खंड, उप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी मने एसडीएम साहब, उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस निमित्त आवेदन किए जाने पर तो सीमा संबंधी विवाद का निपटारा, पहला क्वेश्चन हो गया कि कौन करेगा, तो एसडीएम साहब करेंगे। कब करें, कैसे करेंगे, स्वप्रेरणा से कि किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर। तो आपका जवाब रहेगा सुमोटो से भी कर सकते हैं, और यानी कि उन्हें जानकारी मिल गई कि सीमा यहाँ विवाद है। या आपका कह सकते हैं कि किसी हितबद्ध व्यक्ति के एप्लीकेशन पर भी, यानी कि कोई हितबद्ध व्यक्ति एप्लीकेशन दे सकता है कि हजूर यहाँ सीमा का विवाद है, तो रोज ये झगड़ा कर रहे हैं, आप हमारी खेत की बाउंड्री का विवाद क्या करिए, निपटा दीजिए, और पत्थर गड़ी क्या करिए, पक्की करा दीजिए। एक बार जब आप झंडा गड़वा देंगे, झंडा मतलब यहाँ पत्थर गड़वा देंगे तब फिक्स हो जाएगा, तब कोई पत्थर के इधर नहीं आएगा। रोज रोज ट्रैक्टर लाते हैं और दो दो हाथ क्या करते हैं हमारी तरफ, कहते हैं कि ये सीमा नहीं ये है, तो किसके यहाँ जाएगा मामला, एडीएम। एडीएम स्वप्रेरणा या हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर सीमा संबंधी समस्त विवाद का विनिश्चय वर्तमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर, यानी कि जो नक्शा नज़ीर हैं उसके आधार पर किया जाएगा। कि नक्शे में नक्शा बनता है, उसको नापा जाएगा, फिर नक्शे पर नाप करके ज़मीन नापी जाएगी, और तब चिन्ह लगाया जाएगा। पत्थर गढ़ी होती हैं, एक बार कच्ची होती हैं और दूसरी बार क्या होती हैं, पक्की। एक बार कच्ची होती हैं, चिन्ह लगा के लोग चले जाते हैं, दूसरी बार आते हैं तो आपका पक्की आपका पत्थर लगाया जाता है। देखिए आपका आगे सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर, या जहां उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के उपबंधों के अनुसार उनका पुनरीक्षण करा दिया गया है, तो नए नक्शे के आधार पर, वास्तव कब्जे के आधार पर सरसरी जांच द्वारा कर सकता है। यानी कि इसका मतलब कि अगर
चकबंदी हुई है और पुनरीक्षित नक्शा बन गया है नया चक को कट के, तो उस आधार पर, नहीं तो पुराने नक्शे के आधार पर सीमा के विवाद का निर्धारण कौन करेंगे? एडीएम साहब। अब आइए, तो उप जिलाधिकारी क्या क्या कर सकते हैं? तो प्रथम स्थिति में संक्षिप्त, नहीं देखिए उपधारा 2 भाई, यदि उपधारा 1 के अधीन किसी विवाद में जांच के दौरान उप जिलाधिकारी अपना यह विश्वास न कर सके कि किस पक्ष का कब्जा है, या यदि यह दिखाया गया हो कि विधिपूर्ण अध्यादेश को कब्जेधारी को सदोष बेदखल करके कब्जा यहाँ प्राप्त किया गया है, तो उप जिलाधिकारी क्या करेंगे? तो प्रथम स्थिति में, यानी कि आपका यह डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि किसका कब्जा है, तो क्या करेंगे एडीएम साहब? तो संक्षिप्त जांच द्वारा यह अभिनिश्चित करेगा एडीएम कि संपत्ति का सर्वाधिक हकदार व्यक्ति कौन है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा दे देगा। दूसरा ये है कि दूसरी स्थिति मतलब कि जो मूल कब्जाधारी था उसको बेदखल करके दूसरे व्यक्ति ने उस पर क्या जमा लिया है? कब्जा। ये दूसरी स्थिति रही। तो द्वितीय स्थिति में इस प्रकार बेदखल किए गए व्यक्ति को कब्जा दिलवाएगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जैसा आवश्यक समझे, और तत्पश्चात सीमा का क्या कर देगा? निर्धारण, भाई कि यहाँ से अब आगे तुम बढ़ना कि न बढ़ना, न बढ़ना। जो इस उपधारा के तहत जो कार्यवाही होगी, जिस दिन एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया गया है उसके 3 मास के अंदर निपटाया जाएगा, और आपका एसडीएम साहब के आदेश से कोई व्यथित व्यक्ति है तो वह आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, और कितने दिनों के भीतर? 30 दिन के भीतर। देखिए बैरक में कमिश्नर ही लिखा है ना, क्योंकि एडीएम के बाद आपका यहाँ माने एक पॉइंट यहाँ थोड़ा मिस हो रहा है, माने हमारे हिसाब से एडीएम के बाद ज़्यादातर जगहों पर जो प्रावधान है कि अपील या जो भी हो कलेक्टर के पास हो, लेकिन यहाँ कलेक्टर से जो ऊपर का अधिकारी है आयुक्त, उसके पास अपील का प्रावधान है। लेकिन बेरेट इंग्लिश वर्जन में भी कमिश्नर ही लिखा है भाई। हाँ हाँ, तो भाई आपका एक उल्टा प्रावधान कह सकते हैं, लेकिन कानूनन सही है आपका। ये एचजेएस में भी ये सब फरमाता है, कहाँ अपील होगी, कितने दिन के अंदर। तो एसडीएम साहब ने जो आदेश पारित किया है उसकी अपील कमिश्नर के यहाँ होगी आदेश के कितने दिनों के अंदर? 30 दिन। और एडीएम साहब कितने दिनों के अंदर विवाद सुलझा लेंगे? 3 माह। यही है आपका। इस प्रकार आपका ये भी जो प्रावधान था सीमा का विवाद, इसको आप जोड़कर लिख सकते हैं, कोरिलेट करके अगर लिखना चाहें तो आप सीआरपीसी की धारा शुद्ध रूप से जो ये प्रावधान है सीआरपीसी की धारा आपका जो है 145 से लेकर और 148 तक, उसमें भी जल और थल के उपभोग या कब्जा या सीमा को लेकर डिस्प्यूट होता है, और वहाँ भी आपका कह सकते हैं कि आपका सीमा संबंधी जो विवाद हैं वह निपटाए जाते हैं उपभोग संबंधी। इसके बाद आइए ग्राम अभिलेख कल पढ़ा ही दिया गया, आपका मानचित्र खसरा खतौनी और आपका बही खाता किसान बही ये लिखवाना है। इसके बाद आपका समस्त भूमि आपका खनिज जनिज सब आपका राज्य सरकार का होगा, ये भी। उसके बाद ग्राम पंचायत की भूमि,
एक आपका गांव निधि पर क्वेश्चन बनता है, आ सकता है 68 टिप्पणी में ऐसा आता है। क्योंकि ये जो अध्याय 8 है आपका, पहले ये अध्याय 8 आपका उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत वाले मने कानून में था, लेकिन जब आपका ये नया कानून बना तो वहाँ से हटाकर और ग्राम पंचायत इत्यादि भूमि प्रबंधन समिति को यहाँ ला दिया गया। तो अब गांव निधि, जैसे कि आपका भारत सरकार की संचित निधि है, राज्य सरकार की संचित निधि है, तो गाँव के लिए भी ये क्या होगी, गांव निधि धारा 68 में दिया गया है। गांव निधि एक फंड होगा जिसमें गांव में जो पैसा आता है, सरकार दिया, टैक्स वसूला गया, किसी ने अनुदान दिया, लोन लिया गया, तो वह पैसा किस में जमा होगा, गांव निधि में। खातेदारों का वर्ग भी मैं बता चुका हूँ, देख लें कौन बाकी हैं भाई। आपका जो SC ST भी बता दिया गया है, समर्पण भी बता दिया गया है। हो सकता है विभाजन के लिए वाद पूछ ले तो इसको हम बताएंगे। बेदखली भी आपका बता दी गई। घोषणात्मक वाद लिखवाना भी, सरकारी पट्टेदार, भू राजस्व का निर्धारण संग्रहण, ये भी बता दिया गया। कुर्की, राजस्व न्यायालय की अधिकारिता और प्रक्रिया से क्वेश्चन कुछ बन सकता है। ज़्यादा बचा नहीं अब, मैंने जो चैप्टर हैं आपका 2-3 चैप्टर और हमें लगता है कि पढ़ाना पड़ेगा। एक आपका ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधन समिति थोड़ा देख लिया जाए, इसके बाद भूमि का आवंटन देख लिया जाए और उसका निरस्तीकरण, फिर गांव निधि देख लिया जाएगा और ग्राम पंचायत और थोड़ा बहुत भूमि प्रबंधन समिति। इसके बाद आपका देखेंगे, मैंने 1-2 दिन में अब निपट जाएगा हमें लगता है, क्योंकि काफ़ी पढ़ा दिया गया है और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है कुछ लिखवाना बाकी ज़रूर है। जैसे घोषणात्मक वाद हुआ ये, तो कल लिखवाया जाएगा 3-4